नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि एक तरफ तो कल कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद एक इमरजेंसी बैठक की है और इस बैठक में 5 विधायक जो हैं वो गायब रहे। यानी कि इस बैठक के जरिए हुड्डा ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि रेवाड़ी से कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कैप्टन अजय यादव ने भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दिखाने को चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके दिलों में खटास बनी हुई है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक मामलों के जानकार वीरेंद्र राठी हमारे साथ मौजूद है। राठी साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। राठी साहब, चर्चा तो हम पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करना चाह रहे थे, लेकिन अभी जो खबर निकल कर सामने आई सबसे पहले कि कैप्टन अजय यादव ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखो, कैप्टन अजय यादव जी लोकसभा चुनाव से काफ़ी त्रस्त हैं। 6 बार के पूर्व विधायक हैं। 6 बार वो रेवाड़ी से चुनाव जीते। राजीव गांधी जी के काफ़ी करीबी दोस्तों में उनका नाम शुमार था। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी से जब से उनकी खटास बदनी आरंभ हुई और पहला झटका, जो बड़ा झटका जिसको हम मानेंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी ने उनको दिया एमपी की टिकट ना दिलवा करके गुड़गांव से। वो टिकट दे दी गई राज बब्बर फिल्म अभिनेता को। हरियाणा की कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। बात इस चीज़ से जोड़ करके मत देखो कि राज बब्बर जी की वहाँ अच्छी खासी वोट आई, लेकिन राज बब्बर की बजाय अगर कैप्टन अजय सिंह वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट के प्रत्याशी होते तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और होता। तो एक तो उनके मन में वो मलाल था, वो खटास था। दूसरी बात, बड़ी विपरीत परिस्थितियों में पिछला चुनाव उनके बेटे चिरंजीव राव रेवाड़ी से निकाल करके लेके आए थे। बहुत कम मार्जिन से वो सीट निकली थी। लेकिन अब की बार चिरंजीव राव को तो विधानसभा का टिकट मिला। जिस प्रकार से चक्रव्यूह में उनके बेटे को भारतीय जनता पार्टी या इंद्रजीत के कार्यकर्ताओं ने घेरा, और साथ के साथ उनका सीधा आरोप है कि कांग्रेस के बड़े लीडर ने भी मेरे बेटे को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अंतर्विरोध उनके मन में कांग्रेस के प्रति कम था। कांग्रेस के जो लीडर मुख्यमंत्री की श्रेणी में सबसे आगे चल रहे थे, उनके प्रति उनका गुस्सा आज भी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या 1-2 साक्षात्कार किया है, उसमें साफ छलकता हुआ वो दर्द हमें आज दिखाई दिया है। आपको क्या लगता है कि वो क्या बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करेंगे या नई पार्टी बनाएंगे? क्या करेंगे? अगला कदम क्या हो सकता है? एक तरह से खुद तो रिटायरमेंट वो ले ही चुके हैं राजनीति से। उनके बेटे को उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में आगे कर दिया था। बेटे का भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बड़ा सोच समझ के निर्णय लेंगे। अगर पार्टियों की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वर्तमान में प्रदेश में 2 ही पार्टियाँ थी, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस में वो खुद थे ही और आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि पार्टी तो भाजपा ही बचती है। कोई न कोई बात हुई होगी, लेकिन काफ़ी पीड़ा भरे बयान आज उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं ओबीसी का अध्यक्ष था, मैं प्रदेश का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद था, लेकिन मेरी कहीं पूछ तो नहीं हुई, मेरे को पूछा ही नहीं गया। उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी में दुविधा ये है। सर्वमित्र कंबोज जी का आपने एक इंटरव्यू सुना होगा, जो रानिया से कांग्रेस के निशान पर चुनाव लड़ रहे थे। कुमारी शैलजा को उन्होंने बार बार फोन करके रिक्वेस्ट किया कि जनता डिमांड कर रही है कि आप बहन जी एक बार आइए अब मेरे चुनाव प्रचार में, लेकिन नहीं गई। जहाँ भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस के प्रचार में गए, कई जगह पे कांग्रेस प्रत्याशी का नाम ही अपने मुख से ना लेना। तो इस प्रकार की कलह जो पार्टी के अंदर है वो आज खुल करके सामने आ रही है। और कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा विकेट, जो पहला विकेट आज चुनाव के बाद गिरा है, और इतना जल्दी गिरा है कि उधर से तो नायब सिंह सैनी जी ने आज शपथ ली है, और कांग्रेस पार्टी का तो अपना विधानसभा का नेता चुनने के लिए कल मीटिंग है, और मीटिंग से पहले ही इतना बड़ा झटका, कहीं न कहीं बड़ी घटना को इशारा देता हुआ ये झटका हमें दिखाई दे रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को कमज़ोर और किया जा सकता है, या और कमज़ोर भूपेंद्र हुड्डा जी चुनाव के बाद कांग्रेस लीडर जो उनके अपोजिशन के थे, विरोधी गुट के जो धड़े थे, वो सीधा टारगेट आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को करते हुए नजर आ रहे हैं। राठी साहब, अगर हम पूरे हरियाणा को देखते हैं, जैसे बात करते सबसे पहले कुमारी शैलजा, उनसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बनती नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ किरण चौधरी हैं, वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। अगर बात करें आदमपुर से बात करते हैं भव्य बिश्नोई की, वो भारतीय जनता पार्टी में है, उनके पिताजी जो हैं वो बिश्नोई जो हैं वो बीजेपी में आ चुके हैं। और दूसरी तरफ अगर जो एक एक करके जो मजबूत जो उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी में, एक एक करके कांग्रेस पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो क्या इससे कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमज़ोर हुए हैं या और मजबूत हुए हैं वो?
देखिए, जब किसी भी पार्टी का नेता कमज़ोर होता है ना, तो पार्टी स्वयं कमज़ोर हो जाती है। जैसे आपने नाम गिनवाई, राव इंद्रजीत भी उसमें जोड़ो, आज कैप्टन राजेश यादव जी का भी नाम जोड़ लो, आप उसमें किरण चौधरी का नाम जोड़ो, भजनलाल परिवार का नाम जोड़ो, और बड़े बड़े नाम हैं। वीरेंद्र सिंह डोमर खा भी एक समय पे भाजपा में चले गए थे, वापस आए हैं, उनको आप देख लो। विनोद शर्मा जी को देख लो। पिछले विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा जी के खास दोस्त होते थे निर्मल सिंह जी, उनकी बेटी चित्रा सरवारा, जो पिछली बार इंडिपेंडेंट जिन्होंने पिता पुत्री ने दोनों ने चुनाव लड़ा, आज कांग्रेस के अंदर आए, पहले आम आदमी पार्टी में चले गए थे। इस प्रकार से बिखरी हुई जो कांग्रेस थी, उसको होना तो चाहिए था इस चुनाव में एकजुट। अपनी एकजुटता ना करके वाक ओवर एक तरह से दे दिया गया भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए। और आज भाजपा की जो सरकार बनी है, आप कितने हलकों के नेता देखोगे। महम से जिस प्रकार से बलराज कुंडू इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, शमशेर खरकड़ा की धर्मपत्नी राधा अलाव जी चुनाव लड़ रही थी, दोनों के दोनों नायब सैनी जी को जाकर के बुक्का भेंट करके आए हैं। एक दूसरे में दौड़ लगी हुई है कि मैं पहले भाजपा ज्वाइन करूँ, मैं पहले करूँ। तो इसी प्रकार का संकेत, एक बहुत बड़ा इशारा आज अहिरवाल की राजनीति में बहुत बड़ा झटका, ना हम तो कहेंगे पार्टी को लगा है, किसी नेता को नहीं लगा है, पार्टी को झटका लगता है। जब इतने 6 बार के विधायक पूर्व मंत्री रहे हैं, ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक बहुत बड़ा नाम उनका अहिरवाल की राजनीति के अंदर इंद्रजीत के सामने पैरेलल खड़ा रहा है। इस प्रकार के बड़े नेता जब पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के जाते हैं, तो पार्टियां की कमजोरियां तो झलकती ही हैं। डॉक्टर साहब, मुझे याद है जब पिछले दिनों जब नाराज हुए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं पार्टी पहले छोड़ना चाह रहा था, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वजह से पार्टी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो क्या अब उनके ऊपर वो दबाव नहीं रहा, क्या वो दबाव हट चुका है? देखिए, जब पार्टी कमजोर होती है तो उसका शीर्ष नेतृत्व भी कमजोर होता है। फिर कार्यकर्ता के अंदर जान आ जाती है कि इनके पल्ले तो कुछ बचा नहीं। अगर कांग्रेस की आज हरियाणा में सरकार बन जाती तो निश्चित रूप से कैप्टन अजय सिंह जी का बेटा भले ही चुनाव हार जाता, ये पार्टी नहीं छोड़ते, क्यों पता है कि सरकार बन गई, कहीं और एडजस्टमेंट देख लेंगे। आज सरकार आई नहीं, सरकार बीजेपी की बन गई, तो फिर कहीं न कहीं तो एक अपनी भड़ास निकालने का एक अच्छा मौका। और आरोप सीधा के है, वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, उस प्रकार की बातों में आकर के आज कांग्रेस को इन्होंने छोड़ अलविदा कह दिया। सरकार बीजेपी की आ रही है, 2-4 दिन में शायद ज्वाइन भी कर जाएं। डॉक्टर साहब, पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई रात को और उसमें 32 विधायक शामिल हुए, 5 विधायक नहीं गए हैं। तो हुड्डा साहब क्या साबित करना चाहते हैं? क्या अभी भी दौड़ में हैं, या फिर हाईकमान को ये दिखा रहे हैं कि मैं आप लोगों से कम नहीं हूँ, हरियाणा में मेरी चलेगी? इसमें देखो दोनों बातें। 37 MLA कांग्रेस पार्टी के जीत करके आए। ये तो हमने परसों भी एक वीडियो के अंदर चर्चा की कि मेजोरिटी में जो विधायक कांग्रेस के जीत करके आए हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के हैं। 32 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कोठी के ऊपर उनसे मिलने के लिए गए हैं। तो ये तो आप मान करके ही चलो, अगर वोटिंग के आधार पर कांग्रेस पार्टी फैसला लेती है तो 32 विधायक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए लेंगे और निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेंगे। लेकिन जो 5 आदमी इनके ऊपर जो इनके उसमें नहीं गए हैं मीटिंग के अंदर, उनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला का अकेला बेटा है जो चुनाव जीत करके आए। उधर से शैली चौधरी जी हैं नारायणगढ़ से, चंद्रमोहन जी हैं पंचकुला से, जगाधरी से अकरम खान जी हैं, साडोरा से रेणु बाला जी हैं। तो कुल मिलाकर के इन 5 को आप 2 आदमियों का गुट मान लो। शैलजा जी भी इसके अंदर शामिल हो गए, रणदीप सुरजेवाला भी हो गए, तो 2 आदमियों के पास 5 MLA खाली और 1 आदमी के पास 32 MLA। तो पार्टी में तो मजबूत आदमी है हरियाणा प्रदेश की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। ये एक अलग बात है कि सरकार बहुमत नहीं ला पाई वो अपने दम पे, और जब नेतृत्व को ताली, जब सरकार बनती है तो ताली भी नेतृत्व के लिए बजती है, तो सीधी बात है कोई गलत बात आ जाती है, हार की जिम्मेवारी भी उन्हीं के ऊपर ज़्यादा जाएगी। तो 32 MLA उनके पक्ष में हैं। कल उनकी मीटिंग कांग्रेस पार्टी की होनी है। मैं तो अब भी ये उम्मीद में हूँ कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को ही नेता का प्रतिपक्ष का सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुना जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या इसका पार्टी को खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा? जिस तरीके से जो अन्य समाज है उन्होंने एक साथ एकजुट होकर बीजेपी को वोट दिया है और कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी भी अब की बार किसी नॉन जाट चेहरे पर दाव खेलेगी, तो क्या इससे कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं होगी अगर हुड्डा बार बार रिपीट होंगे उसी पद के लिए? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष पद की जहाँ तक बात है, वो तो नॉन जाट को कांग्रेस पार्टी ने बना ही रखा था। पहले अशोक तंवर जी को बनाया था, फिर कुमारी शैलजा को बनाया था, उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो एक बड़ा पद तो दे रखा था नॉन जाट में। लेकिन रही CM पद की बात, देखो DM ये डम्मी वगैरह के ये सब तो चलते हैं। जब नायब सिंह सैनी जी को CM बनाया गया तो इनके बारे में भी विचार आए थे कि भाई ये डम्मी CM है।
लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया वो डम्मी सीएम नहीं थे। पूरे हरियाणा के अंदर दौरे करके तीसरी बार सरकार को बनाना, तो अपनी योग्यता को तो उन्होंने कहीं न कहीं प्रमाणित किया है, सिद्ध किया है। तो ये जो डम्मी मम्मी बात है, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन अपने धड़ों के होते हैं कि मैं जिसको 10 टिकट फालतू दिलाऊंगा तो ये मेरी उसमें मदद कर देंगे, और वो साथ मिला भी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। लेकिन टिकटों से वही बात है जो हमने पहले कही थी, सरकारें नहीं बनती, टिकटें तो हर पार्टियां बांटती हैं, विनिंग कैंडिडेटों के ऊपर दाव खेलने वाली पार्टी सरकार बनाती है, और विनिंग कैंडिडेट को कांग्रेस टिकट देने में असमर्थ रही है। डॉक्टर साहब, क्या कांग्रेस की, हम बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी से ऊपर से जो आदेश आता है सभी कार्यकर्ता सभी नेताओं को मंजूर होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता हैं वो नकार देते हैं। क्या यही वजह है कांग्रेस पार्टी की फेलियर होने की? बीजेपी पार्टी मजबूत है। एक ज़माना वो था जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी से भी ज़्यादा मजबूत होती थी, तो कांग्रेस के अंदर भी पत्ता नहीं हिलता था। भजन लाल जी के नेतृत्व के अंदर कांग्रेस जन कहते हैं कि 2004-05 का चुनाव हरियाणा का हुआ था और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बने थे, तब किसी ने विरोध किया था। ऐसे ही अनेक मौके हैं अनेक प्रदेशों के अंदर जहाँ कांग्रेस ने कठोर फैसला लेकर के पार्टी हाईकमान ने जो तय कर दिया कि फला नेता हमारा नेता होगा। चाहे अशोक गहलोत जी की आप बात ले लीजिए राजस्थान के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी का नाम प्रपोज सीएम पद के लिए हुआ, तो माधवराव सिंधिया जी तो 1.5-2 साल बाद ही उनकी सरकार को गिराने में सक्षम हो पाए, और सचिन पायलट जी ने तो काफ़ी प्रयास किए थे, वो गिरा नहीं पाए थे अशोक गहलोत जी की सरकार को। लेकिन जब पार्टी ऊपरी स्तर पर कमज़ोर होती है और प्रदेश स्तर पर कमज़ोर हो जाती है, तो हर पार्टी का जो नेता है जो थोड़ा सा कद रखता है उसकी जो है बाहें खुल जाती हैं और जुबान भी खुल जाती है। तो अब आपको क्या लग रहा है, कल जब बैठक होनी है, कल मीटिंग होनी है इनकी, तो क्या लग रहा है, क्या जो आज इस्तीफा दिया गया है रेवाड़ी से, क्या ये दबाव होगा या कोई और फैसला लिया जाए कल की मीटिंग? देखो, कल की मीटिंग में ज़्यादा दबाव तो मैं नहीं मानता। इतना ज़रूर हो सकता है कि अगर सर्वसम्मति नहीं बन रही है तो 1-2 दिन के लिए डिले मीटिंग की जा सकती है कि भाई जो राय मशवरा करेंगे, हम आपके विचार जो है पार्टी हाईकमान तक पहुँचाएँगे, राहुल तक पहुँचाएँगे, सोनिया जी तक पहुँचाएँगे या खड़गे साहब के पास पहुंचाएंगे। 1-2 दिन का समय लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर मैं मानता हूं आज भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की ही बनी हुई है। क्या हम ये मान सकते हैं कल जब मीटिंग होगी तो जिस तरीके से राजस्थान के पूर्व सीएम आ रहे हैं, पंजाब से नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, तो क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दबाव डालेंगे या फैसला वहाँ से पहले से हो चुका है कि ये नेता जो है नेता प्रतिपक्ष होगा? देखिए, ये 2-3 आदमी जो आएंगे प्रमुख रूप से, ये तो हुड्डा साहब के काफ़ी नज़दीकी आदमी हैं अशोक गहलोत जी, और अकॉर्डिंग टू एज जिस प्रकार से कहते हैं ना कि हम उम्र के साथी, अशोक गहलोत जी भी तकरीबन उसी उम्र के हैं, हुड्डा साहब भी हैं, अजय माकन जी भी हैं, और बाजवा जी जो पंजाब से बाजवा जी हैं। तो वो तो एक तरह से जो रोस्ट आदमी होंगे, कितने आदमी बचे हैं इनके विरोध में, तो 5 ही एमएलए तो हैं, उन 5 को ही तो सेटिस्फाइड करना है। तो मैं मानता हूँ कि उनको वो कल ही समझा बुझा लेंगे और हो सकता है कल ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की घोषणा हो जाए। डॉक्टर साहब, कोई सवाल 5 का नहीं है। जिस तरीके से अगर बात करें, कुमारी शैलजा अकेले ने विरोध किया और सरकार नहीं बन पाई, तो अगर एक ईंट भी बाहर निकलती है तो मुश्किल खड़ी करती है। लेकिन अब तो वो चीज़ नहीं ना, अब तो देखो 37 आदमी जीत करके आए हैं, 37 ही तो चयन करेंगे। अगर प्रजातांत्रिक प्रणाली अपनाए लेंगे तो वोटिंग भी हो सकती है, तो वोटिंग में भी भारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पड़ते नजर आएंगे। वो जनता का चुनाव था, अब चुने हुए आदमी 37 ने अपना नेता चुनना है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने अभी नेता विपक्ष नहीं चुनना है, वो 37 आदमी ही चुनेंगे। या पार्टी हाईकमान का जो आदेश आएगा या उसको फॉलो करेंगे। हाईकमान का आदेश क्या है आपको नहीं पता, हमारे को नहीं पता, लेकिन 37 में तो मेजोरिटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हमें साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए, कहीं ना कहीं जो कल मीटिंग होनी है उससे ये साफ हो रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बैठक भी की और बैठक में 32 विधायक पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रेवाड़ी से भी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। देखते हैं कल आखिरकार क्या होता है, क्या हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनते हैं या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। हमसे चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।